हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस दिन रंजीत से मुंह लगकर उस अश्लील फिक्रे का विरोध कर जैसे कामाक्षी अपने दुर्भाग्य को ही न्योताई थी। कॉलेज की ट्रस्टी का बेटा था रंजीत। कॉलेज में कोई भी सुंदर लड़की आती वह रंजीत की नज़र से बच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। अगर कामाक्षी ने रंजीत से बहस न की होती और राघव दिवाली पर अपने घर न गया होता तो कदाचित कामाक्षी बच सकती थी, पर विधि के लिखे को कौन टाल सकता है भला। इस बार राघव का घर जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसकी छोटी बहन शिवली का रिश्ता पक्का होने जा रहा था। आखिर इसी शिवली की शादी का इंतजार तो था राघव और कामाक्षी दोनों को, तभी तो वह अपनी शादी की बात कर सकता था। वैसे देखा जाए तो राघव का कोर्स पूरा हो चुका था। इस साल कामाक्षी की भी पढ़ाई पूरी हो जाती, फिर राघव यूनिवर्सिटी में लग जाता और कामाक्षी कुछ दिन ससुराल में रहकर सबका दिल जीतने के बहाने से कुछ महीने रहती, फिर अपना शोध कार्य पूरा करती। अभी तक सब उनके सोचे अनुसार ही चल रहा था। कामाक्षी ठाकुर परिवार की पहली बेटी थी जो इतनी पढ़ी लिखी थी और शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही थी। और इधर वैसे त्रिभुवन जी का छोटा बेटा राघव शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा था और स्वभाव में थोड़ा बागी किस्म का। तभी 10वीं की पढ़ाई के बाद गांव में अपनी जिम्मेदारी संभालने की बजाय शहर आकर पढ़ाई करने की जिद पर तब तक अड़ा रहा जब तक सबने उसे आगे की पढ़ाई के लिए अनुमति ना दे दी। इनकी पहली मुलाकात का किस्सा भी एकदम अजीब है, कुछ फिल्मी टाइप। किशनगंज से लगा हुआ था हरिहरगंज। वहीं के हाई स्कूल से पढ़कर आई थी कामाक्षी, जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और तीखे नए नक्श की वजह से सबकी नज़र में आकर्षण का केंद्र बन जाती थी। सबसे ज़्यादा आकर्षित करती थी कामाक्षी की आंखें। ऐसी काली घनेरी पुतलियों से सजी सुंदर आंखें मृग छौने हिरण का चंचल बच्चा की याद दिला देती थी। ऐसे मनोहारी व्यक्तित्व के जादू से राघव भी अछूता नहीं रह पाया था। सिर्फ एक वाक्य और अपनी गहरी नज़र से वह जादूगरनी राघव पर ऐसा जादू कर गई थी कि राघव का मन उससे बार बार मिलने और बात करने को मचलता रहता था। राघव और कामाक्षी में एक बार जो दोस्ती हुई तो फिर बातों और मिलने का सिलसिला अब लगभग हर रोज होने लगा था। उस दिन इतना ही तो पूछा था कामाक्षी ने कि आपने कॉलेज के पुस्तकालय से शरद चंद्र की जो किताब ली है उसे लौटाने से पहले मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आपके बाद उसे अपने नाम से इशू करा सकूं, वरना उसे कोई और ले जाएगा। इतनी मधुर आवाज़ जैसे कि कहीं जल तरंग बजा उठा हो। सुनकर राघव का मन किया कि अभी उसे किताब तो क्या अपना दिल ही निकाल कर दे दे। राघव बोला, आप इसे पढ़ लीजिए, मैं तो इस किताब को कोई टाइम पास की लाइब्रेरी से उठा लाया था। इस पर अपनी बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए कामाक्षी बोली, आप यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, आपको अपना पूरा समय अपनी पढ़ाई को समर्पित करना चाहिए, वरना आपको इम्तिहान के समय पछताना पड़ सकता है। सुनकर राव को समझ आ गया कि कामाक्षी की जिंदगी में पढ़ाई का कितना महत्व है। किताबों के आदान प्रदान से शुरू हुई उनकी दोस्ती चल निकली थी। धीरे धीरे उनमें प्रेम के बीज भी प्रस्फुटित होने लगे थे। कभी कभी राघव कामाक्षी को चिढ़ाते हुए कहता, वो तो अच्छा हुआ कि तुम मुझे कॉलेज के अंतिम वर्ष में मिली, वरना तुम्हारे आकर्षण में तो मैं फेल ही हो जाता। सुनकर कामाक्षी कुछ नहीं बोलती, सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी आंखें शर्म से झुका लेती और राघव उसके लाज से आरक्त कपोलों को निहारता रह जाता। उन्हीं दिनों कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा रंजीत अपने छोटे भाई केतन, जो कॉलेज यूनियन के प्रेसिडेंट के पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ था, उसकी मदद करने जब तब आने लगा था। उसकी नज़र भी कामाक्षी पर पड़ी थी तो अपनी मनचली हरकतों के वश में आकर कामाक्षी को छेड़ते हुए एक जुमला कसा, ओए होए, अब तो कॉलेज में बाहर ही बाहर है, ये मासूम कली कौन है जिसके चेहरे पर इतना निखार है। यह सुनकर कामाक्षी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने कहा, आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते, तो तुम ही बता दो जानेमन, तुमसे कैसे बात करते हैं। यह सुनकर कामाक्षी को गुस्सा आने ही वाला था कि तभी राघव आकर बीच बचाव करके उसे वहां से दूर ले गया और समझाते हुए बोला कि रंजीत से दूर ही रहना। अक्सर बताते हैं कि ये थोड़ा सनकी है और अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद भी। उसके बाद कामाक्षी समझ गई कि उसे रंजीत से दूर रहने की पूरी कोशिश करनी होगी। इधर दिवाली का समय आ रहा था। भट्टाचार्य मैम से नोट्स लेकर अगले दिन घर के लिए रवाना होने वाली थी। कुल मिलाकर राघव के जाने के 30 दिन ही कामाक्षी भी अपने घर दिवाली मनाने जाने वाली थी। उधर राघव अपने घर गया, इधर रंजीत अपने कुछ गुंडे दोस्तों के संग कामाक्षी के कॉलेज से हॉस्टल जाने के रास्ते में उसे उठा लाया था। उस दिन कॉलेज लाइब्रेरी में देर तक नोट्स बनाती रही थी कामाक्षी, और समय का ध्यान ही नहीं रहा था। 5:30 बजे वह कॉलेज से निकली। वहाँ से उसका पीजी ज़्यादा दूर नहीं था और मौसम भी अच्छा था, सो पैदल ही निकल पड़ी थी।
राघव की यादों में खोई कामाक्षी ने अचानक देखा एक कैब उसके पास आकर रुकी और 4 हाथों ने उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया। एक ने कसकर उसका मुंह दबाया हुआ था। कैब सूनी सड़क पर तेजी से भागी जा रही थी। यह रास्ता शाम होते ही थोड़ा सुनसान हो जाता था। कामाक्षी ने चीखने की कोशिश की तो किसी ने उसके सर पर तेज चोट की और वह दर्द से बिलबिला उठी। उसने स्पष्ट देखा कैब में सामने रंजीत बैठा हुआ था। उसका फोन किसी ने रास्ते में ही फेंक दिया था। एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर वह चारों निरीह कामाक्षी पर जैसे टूट पड़े। रंजीत बार बार उस दिन कॉलेज में हुई घटना का जिक्र कर रहा था, जिस वजह से उसमें बदले की भावना आई थी। कामाक्षी ने खुद को बचाने में अपनी पूरी शक्ति लगाती थी। उसने तब तक विरोध किया जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। आखिर 4 हट्टे कट्टे मुस्टंडों से कब तक लड़ती। पर बेहोश होते होते भी उसने उनमें से 3 के चेहरे देख लिए थे। ये वही 3 लड़के थे जो रंजीत के आगे पीछे घुमा करते थे। जब कामाक्षी को होश आया तो उसने खुद को कॉलेज और हॉस्टल के बीच के रास्ते में गिरा हुआ पाया। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। थोड़ी देर बाद चेतने हुई तो उसे पता चला उसका सर्वस्व लुट चुका है। हालांकि अभी रात ज़्यादा नहीं हुई थी, पर कामाक्षी की जिंदगी में तो जैसे रात की काली मां का ठहर सी गई थी। वापस हॉस्टल आकर भी वह पूरे घटनाक्रम को याद कर रही थी, तो उसे कुछ याद नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि जब वह उन चारों से बचने के लिए हाथ पांव मार रही थी तब रंजीत ने ज़बरदस्ती उसे पानी पिलाया था। शायद उसे बेहोशी की दवा मिली हो। इसे संजोग कहें या कुसंजोग, पर उस पिछले 2 दिनों से कामाक्षी की रूममेट कांता भी अपने घर गई हुई थी। इसलिए कमरे में एकांत पाते ही कामाक्षी दर्द और अपमान के अतिरिक्त से जैसे पागल हो गई। कभी मन करता पुलिस में जाकर शिकायत कर दे, फिर बदनामी का सोचकर रुक जाती। कभी जी करता आत्महत्या कर ले, फिर अगले ही पल अपने घर वालों और राघव का ख्याल आ जाता था। घर वाले कामाक्षी को फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे थे कि वह दिवाली के लिए हॉस्टल से कब निकल रही है। इधर राघव ने भी उसे सैकड़ों फ़ोन किए होंगे, पर कामाक्षी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने अपने आप को एकदम कमरे में बंद कर लिया था। उस घटना के बाद लाइब्रेरी में नहीं गई, कॉलेज तो बंद था ही। इधर बहन की सगाई होने के बाद राघव जब घर से निकला तब वह कामाक्षी से मिलने के लिए बहुत खुश था, क्योंकि वह अपने घर वालों को अपने और कामाक्षी के रिश्ते के लिए मना चुका था। वापस आया तो पता चला कामाक्षी 3-4 दिनों से ना लाइब्रेरी आई थी और ना कॉलेज आई थी। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। राघव कामाक्षी की इस हरकत की वजह जानना चाहता था, इसलिए वह उसके हॉस्टल गया और विजिटिंग रूम में उससे मिलने को बुलाया। कामाक्षी पहले तो उसे देखकर चौंक गई, पर कुछ बोली नहीं। राघव बार बार उससे उसकी चुप्पी और उदासी की वजह पूछता रहा, पर कामाक्षी सिर्फ बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती, मानो कुछ कहना चाहती हो, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। आखिर कामाक्षी की चुप्पी से हारकर राघव ने कहा, मैं हम दोनों के लिए खुशखबरी लाया हूँ। पता है घर वाले मेरे और तुम्हारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। बस अब तो सहनाई बजने वाली है और तुम दुल्हन बनने वाली हो। इतना सुनते ही कामाक्षी जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना राघव को समझ नहीं आ रहा था। हिचकियों में रोते रोते उसने रंजीत और उसके गुंडे दोस्तों की सारी करतूत बता दी। सुनकर राघव का खून खौल उठा। उसका मन किया कि अभी जाकर उस रंजीत की मार मार कर आंतें बाहर निकाल दे, पर उसने धैर्य से काम लेते हुए पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद से चारों बलात्कारियों को सजा दिलवाने तक हमेशा साई की तरह कामाक्षी के साथ लगा रहा। शुरू में तो काफ़ी ताने सुनने को मिले, पर बाद में दोस्तों और कॉलेज के छात्रों ने भी काफ़ी साथ दिया। रंजीत ऐसी हरकत पहले भी कर चुका था, पर किसी लड़की की हिम्मत नहीं पड़ी थी विरोध करने की। राघव ने कामाक्षी को हिम्मत दिलाई और हरदम बताता रहा कि इसमें उसका कोई दोष नहीं, गलती रंजीत की है और उसे सजा दिलवाना ही होगा। धीरे धीरे कामाक्षी भी सामान्य होने लगी थी। इस बीच राघव 3-4 बार कामाक्षी के साथ उसके गांव भी हो आया था। कामाक्षी के पिता का बचपन में देहांत हो चुका था। घर में वयोवृद्ध दादाजी आचार्य उमाशंकर जी थे, जिनकी गांव में बहुत प्रतिष्ठा थी। माँ गायत्री देवी एक बेहद सीधी सादी, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली स्त्री थी, और उनका विश्वास था कि अब भी पृथ्वी पर देव पुरुष होते हैं, नहीं तो उनकी पुत्री को राघव जैसा सहचर कैसे मिलता, जो सब कुछ जानकर भी, सच्चाई का गरल पीकर भी उसे अपनाने को तैयार था। इसके अलावा कामाक्षी का नटखट छोटा भाई अंगद था, जो 9वीं में पढ़ता था। उसके दादाजी जब पहली बार राघव से मिले और पहली ही मुलाकात में राघव ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, तो उन्होंने तुरंत कह दिया, बेटा आज तुझे देखकर अपने दिवंगत बेटे दयाशंकर की याद आ गई। ऐसा ही दिव्य रूप और ऐसे ही विनम्र संस्कार। एक पल को कामाक्षी भी दद्दा की याद में खो गई। अपनी 12 साल तक की उम्र तक जितनी भी यादें पिता के साथ की थी, सब उसके जहन में कौंध गई थी।
अपने पिता को वह दद्दा कहा करती थी और दद्दा उसे प्यार से गुड़िया बुलाते थे। गांव के लोगों ने जब दादाजी से यह सुना कि त्रिभुवन ठाकुर के बेटे राघव ठाकुर से उनके गांव की बेटी का ब्याह तय हुआ है, तो सब राघव को पाहुना कहकर बुलाने लगे। परस्पर अगाध प्रेम में डूबकर भी राघव और कामाक्षी का मर्यादित प्रेम उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसके बल पर वे समाज के तानों को भी बर्दाश्त कर पा रहे थे और एक दूसरे का साथ दे पा रहे थे। यह महज आकर्षण नहीं बल्कि अनहद प्रेम था। तभी दोनों बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर थे। बलात्कारियों की शिनाख्त और सजा दिलवाने के बाद जो सबसे मुश्किल काम था वह था मौजूदा परिस्थितियों को जानते हुए घर वालों को कामाक्षी के साथ शादी के लिए दोबारा राजी करना। राघव जानता था अभी इस हालात में कोई सहसंबंध कामाक्षी को नहीं अपनाएगा, अतः दोनों ने अपना करियर बनाने में कुछ और साल लगा दिए उसके लिए। पहले दोनों अपने पैरों पर खड़े हुए। कामाक्षी ने बीएड किया और उसको एक सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई और राघव को मेडिकल फार्मा का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का पद मिल गया। फिर उचित समय देखकर राघव ने पूरा सच बताते हुए एक बार फिर अपने पिता त्रिभुवन ठाकुर से अपनी और कामाक्षी की शादी की इजाज़त मांगी। काफ़ी विरोध हुआ, पर राघव का निश्चय अडिग था कि शादी करेगा तो सिर्फ कामाक्षी से। जब शादी की दोबारा मंजूरी मिल गई तो राघव को खुशी के साथ अपने परिवार वालों की उत्कृष्ट सोच पर गर्व हुआ, जिन्होंने अपने मन में जरा सा भी मैल न रखते हुए कामाक्षी को पूरे सम्मान के साथ अपनाया। सच है, अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसका सम्मान करना आवश्यक है। त्रिभुवन ठाकुर सिर्फ अपने छोटे बेटे से प्रेम ही नहीं करते थे, अपितु उसकी इच्छाओं का सम्मान भी करते थे। तभी आज पहली बार इस घर की छोटी बहू कामाक्षी भी पूरे सम्मान के साथ दिवाली पर लक्ष्मी पूजा में सम्मिलित हुई थी। अपने ससुराल में इस सम्मान से आह्लादित होकर अपनी आंख मूंदकर कामाक्षी जैसे राघव का धन्यवाद कर रही थी। वह सोच रही थी कि राघव ने उसमें उस हादसे के बाद दोबारा अपनाकर उसमें प्राण भर दिए हैं और आज वह एक प्रतिष्ठित जीवन जी रही है। अपने अंदर के शक्तिपुंज को वह इतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाती अगर उसने स्त्री के अस्तित्व की पूर्णता को ना समझा होता। लक्ष्मी देवी का ध्यान कर उन्हें मन ही मन धन्यवाद करके कामाक्षी ने अपनी आंखें खोली ही थी कि उसके ओज से दीप्त चेहरे और प्रभावशाली आंखों को देखकर बड़ी जेठानी की बेटी शरण्या बोल पड़ी, माँ देखो, छोटी चाची की आंखें बिल्कुल काली माँ की तरह लग रही हैं। वहाँ पंडाल में उपस्थित सभी लोगों की नजरें अनायास ही कामाक्षी ओर उठ गईं और किसी के मुंह से निकला, वाह, छोटी बहू तो साक्षात देवी का रूप है। सुनकर एक सलज्ज मुस्कान आ गई कामाक्षी के चेहरे पर। तभी उसकी नज़र राघव से टकराई। वह बड़े ही प्रेम से अपनी नवोढ़ा पत्नी को निहार रहा था, जिसे देखकर कामाक्षी ने अपनी आंखें झुका दी और उसने एक बार फिर माँ लक्ष्मी का धन्यवाद दिया। हे माँ भवानी, हर स्त्री में अपनी शक्ति भर दे ताकि उसके साथ कोई बल प्रयोग करके उसके सतीत्व का हरण न कर सके। आंखें बंद करते हुए कामाक्षी यही प्रार्थना कर रही थी और उसके मन में आज असंख्य प्रेम के दीपक जल रहे थे। प्रेम में अगर एक दूसरे के लिए मन में सम्मान ना हो तो फिर प्रेम अधूरा रह जाता है, परंतु राघव और कामाक्षी का प्रेम सम्मान की चादर ओढ़े हुआ था, इसलिए उनके अनहद प्रेम की मिसालें दी जाती रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।